हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू की सीरीज़ 2025 एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसका ये 36वां लेक्चर है, 36 लेक्चर है। 35 लेक्चर आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। तो इस क्लास में देखिए, जो ये सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ में मैं एसएससी सीजीएल 2024 के जो एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस का कंप्लीट और डिटेल सॉल्यूशन करा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चंस 2024 में पूछे गए हैं, तो 900 क्वेश्चन है टोटल, जो 2025 एग्ज़ाम्स में जितनी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो सबको मिलाकर। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं हम, जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो इस क्लास में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे। तो जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, तो उनके लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। या जिनका अभी मेंस है एसएससी सीजीएल का, या अभी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए भी ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। और इस क्लास का जो फॉर्मेट है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। तो हिंदी और इंग्लिश वालों को किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। और फर्दर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं इस सीरीज़ की, इसके बाद मैं CHSL MTS की भी लेके आ रहा हूँ। CHSL MTS RPF का जो एग्ज़ाम है सबकी लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लासेस अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक करें। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। देखिए, इस पे मैं सारी अपडेट्स देता हूँ क्लासेस से रिलेटेड, तो आप फॉलो कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले हैं पीवाईक्यू का। और आज की जो क्लास रहेगी, इसमें 24 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके जीएस का सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा और टॉप जीके जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे पीवाईक्यू का। आपका रिवीजन एकदम बेस्ट हो जाएगा। और आप ना मेरे साथ ट्राई करिए क्वेश्चंस को लगाने का, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करिए, फिर आंसर देखिए आप उसके बाद। और लास्ट में अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और क्लास को कंप्लीट देखिए भाई। क्लास को जब आप कंप्लीट देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी, और अच्छे से आप पीवाईक्यू का एनालिसिस कर पाएंगे। तो कंप्लीट देखना ज़रूरी है। अगर आप अधूरा देखना चाहते हैं तो क्लास को, मैं तो कहूँगा आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप एक दो क्वेश्चन छोड़ देखना चाहते हैं तो पूरा 25 के 25 क्वेश्चंस देखिए और इस सीरीज़ को लगा डालिए। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जो आने वाले एग्ज़ाम है 2025 के, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। तो इनकरेक्ट पूछा है एसएससी वालों, ध्यान देना है आपको। कई बार आप ऑप्शन पे जाएंगे तो इनकरेक्ट या करेक्ट भूल जाएंगे, पता नहीं चलेगा क्या पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे नॉट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा है इन्होंने। तो देखिए, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मौलिक अधिकारों को कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, लेकिन इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, इस पर ध्यान देना है हमें। कई बार हम सीधा पहला ऑप्शन सही है उसको ही टिक कर देते हैं, तो ध्यान नहीं दे पाते। तो दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव नहीं किए गए हैं, ये करे गए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से प्राप्त हुए हैं, नहीं, ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, यूएसए से इंस्पायर्ड हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं। तो दूसरी जो स्टेटमेंट है ये गलत है और इन्होंने गलत ही पूछा है। तो थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार हम चेक करके, हमको चारों ऑप्शन पढ़ने ज़रूरी हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द फंडामेंटल राइट्स आर मैंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 से 35, 12 टू 35। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। तो बिल्कुल सही है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो 12 से और 35 तक ही हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने इनकरेक्ट पूछी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं हम, फोर्थ ऑप्शन, आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स राइट टू लाइफ। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है आर्टिकल 21। तो अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्रदान करता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, पहली स्टेटमेंट सही और थर्ड स्टेटमेंट सही है और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, लेकिन इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट एक ही स्टेटमेंट है, सेकंड वाली। तो ब्रिटेन से नहीं, ये यूएसए से लिए गए हैं। और देखिए, फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये किस पार्ट में है, तो ये पार्ट थर्ड में है, पार्ट थर्ड में है फंडामेंटल राइट्स, इतना आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल 12 से लेके 35 ये भी ध्यान रखना है। और देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, 14 से लेके और 18 तक राइट टू इक्वालिटी, और 48 19 से लेके और 22 तक
ये कौन सा है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। और आर्टिकल 23 और 24, तो इसमें आ जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये ध्यान रखना है आपको, आप मेरी बातों को सुनते जाएं ध्यान से। और आर्टिकल 25 से लेके 28 तो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल 29 और 30 ये है एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल एंड कल्चरल, कल्चरल राइट्स, ठीक है। और राइट टू रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किस में है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो ये है आर्टिकल 32 में, ठीक है। अगर किसी बंदे के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं, वायलेट होते हैं, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो आर्टिकल 32 में दे रखी है, ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इन आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल हैं इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। राइट टू इक्वालिटी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको आप ध्यान रखें, जो मैंने बोला है उस पर ध्यान दें। और राइट टू फ्रीडम 19 टू 22, और 23-24 में है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और 29-30 में है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है, तो ये है 32 में। इतना आपको ध्यान रखना है और पार्ट ध्यान रखना है किस में है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछ लिए भी जाते हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखें इस बात का। फंडामेंटल राइट्स जो ड्राइव्ड करे हैं वो हैं यूएसए से, ब्रिटेन से नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंडर विच स्कीम आर कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 10 लाख एक्सटेंडेड बाय द मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो किस योजना के तहत भारत में सदस्य ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा 10 लाख तक का संप्राश्विक मुक्त ऋण लोन दिए जाते हैं? तो यहाँ पे कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 10 लाख किस योजना के अंडर दिए जाते हैं? तो इसमें आपको बताना है, एक बार सोचिए कौन सी योजना हो सकती है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो है 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसमें क्या है, 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। ये ना माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं इस वाली योजना में, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। इसमें देखिए पहला जो लोन होता है वो है शिशु लोन, शिशु लोन। तो इसमें कितने तक का लोन दिया जाता है? तो इसमें 50,000 तक का लोन दिया जाता है। उसके बाद होता है किशोर लोन, किशोर लोन में कितने तक का मिलता है इन्हें? 50,000 से और 5 लाख तक का, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और किशोर के बाद फिर आता है तरुण लोन, तरुण। तो तरुण में 5 लाख से और 10 लाख तक के बीच में मिलता है, ठीक है, अप टू 10 लाख इनको मिलता है। तो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ के लिए है ये जो मुद्रा योजना है। और इसमें देखिए 3 तरह के लोन होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। तो तरुण लोन है जो 10 लाख तक का है, तो ये आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। और जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ये भाई इसमें 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, SC ST और वुमेंस कैंडिडेट्स के लिए, SC ST और वुमेंस के लिए, ठीक है। तो इसमें 1 करोड़ तक का लोन मिलता है इसमें स्टैंड अप इंडिया स्कीम में, ठीक है भाई। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में यहाँ पे 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है अकाउंट में। ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप फिर भी 10,000 तक इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना तो ये आई थी 2014 में, 2024 में, नहीं 2014 में, 14 में, 2014। तो 2014 में ये योजना आई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। और ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये देख लेते हैं, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति। तो देखिए ये 2019 से 2024 तक ये RBI की एक स्ट्रेटजी है फाइनेंशियल इंक्लूजन को देखने के लिए। तो इसमें जो कंट्री का फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो ये नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो ये RBI की है। तो बाकी ये तीनों आपको ध्यान रखनी है। मुद्रा योजना 2000 आई थिंक 15 के करीब आई थी,
2015 में, और जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है 2016 में। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016 में, ये 2015 में, और जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो आई थी 2014 में। ठीक है, अकाउंट्स खोले गए थे इसमें। और नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019 से 24 तक आरबीआई का जो था ये, तो इसमें एनालिसिस किया जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन कंट्री में कितना है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू 10 लाख तक का लोन दिया जाता है कोलेटरल फ्री। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए 3 तरह के लोन होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स ऑब्जर्व्ड इन आसाम इज़ मेजरली सेलिब्रेटेड बाय वैष्णवाइट्स। तो असम में मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से वैष्णव द्वारा मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार है जो आसाम में वैष्णवाइट्स के द्वारा मनाया जाता है, तो बताइए आप एक बार। तो वो है डोल जत्रा। ये वाला जो फेस्टिवल है वैष्णवाइट्स के द्वारा मनाया जाता है, आपको इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो जो अम्बुबाची मेला है ये देखिए आसाम का ही है, लेकिन ये जो कामाख्या टेम्पल है, कामाख्या कामाख्या जो टेम्पल है वहाँ पे मनाया जाता है ये। और ये कब होता है, तो मानसून मानसून जो सीज़न होता है उसमें मनाया जाता है ये। और देखिए दूसरे जो फेस्टिवल हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो रोंगकर फेस्टिवल है, ये वाला फेस्टिवल रोंगकर, तो अम्बुबाची मेला के बारे में मैंने बता दिया, जो कामाख्या टेम्पल है वहाँ पे मनाया जाता है और मानसून सीजन में मनाया जाता है। रोंगकर जो फेस्टिवल है, देखिए रोंगकर एक विंटर फेस्टिवल है सेलिब्रेटेड बाय दी कार्बी ट्राइब। तो यहाँ से आपको पूछ सकते हैं कि कार्बी ट्राइब कहाँ है, तो ये आसाम में है, इनके द्वारा ही मनाया जाता है। तो इसमें देखिए लोकल डीटी की पूजा की जाती है, और कम्युनिटी प्रोटेक्शन के लिए और गुड हार्वेस्टिंग के लिए की जाती है। ठीक है, तो रोंगकर असम की कार्बी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक शीतकालीन त्यौहार है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, रोंगकर फेस्टिवल आसाम ऐसे पूछ लेगा। इतनी डिटेल तो नहीं पूछेगा, बट आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने ये दे रखी है। तो रोंगकर फेस्टिवल आसाम में होता है। अम्बुबाची मेला भी आसाम में है। बिहू बिहू 3 तरह का बिहू होता है आसाम में जो फेस्टिवल है। देखो, एक होता है भोगा बिहू, और एक होता है माघ बिहू, और एक होता है कटी बिहू। तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है, एक बार पढ़ लें जो मैंने ये दे रखा है। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा भोग बिहू या फिर माघ बिहू या फिर कटी बिहू। तो ये तीनों मनाए जाते हैं कहाँ पे, तो ये मनाए जाते हैं आसाम में ही। तो आपको नाम ध्यान रखना है, आसाम के जो फेस्टिवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार पढ़ लें। बिहू को साल में 3 बार अलग अलग नामों से परंपराओं से के साथ मनाया जाता है। एक बोहाग बिहू, माघ बिहू और कटी बिहू। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मंथ इज द कोल्डेस्ट इन द नॉर्थ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा महीनों का समूह उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, दिल्ली के आसपास जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा रीजन है जो ये उत्तर प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा महीनों का समूह उत्तर भारत में सबसे ठंडा है, तो ये आपको बताना है। कौन से 2 महीने हैं, कौन से महीनों का समूह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड रहती है नॉर्थ इंडिया में। तो फरवरी मार्च सितंबर अक्टूबर दिसंबर जनवरी, यही वो महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। और अभी दिसंबर में आप बैठे हैं, जनवरी में आ गए हैं अब आप। परसों दिसंबर ख़त्म हो गया था, आज 2 जैन है 2025 का। ठीक है भाई, तो दिसंबर जनवरी यही इसका राइट आंसर है। इन्हीं 2 महीनों में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसे आप लगा सकते हैं बहुत ही इजीली, सही टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, जहाँ पे समझाने को होगा मैं वहाँ पे समझा दूंगा, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है भैया। तो सम ऑफ दी तालाज इन्वेंटेड बाय इंक्लूडेड तो त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी एंड नवमुखी। तो किसके द्वारा आविष्कार किए गए हैं कुछ तालों, जैसे कि त्रिमुखी, पंचमुखी और सप्तमुखी और नवमुखी शामिल हैं। तो त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जो ताल हैं उनका जो आविष्कार है किसने किया है, इन्वेंट किसने करी हैं वो करी हैं एम बाल मुरली कृष्णन ने। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो एम बाल मुरली कृष्णन, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर।
ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए मैंने कलर भी चेंज कर दिया है जो यहाँ पे हिंदी में दे रखे हैं, है ना भाई। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, अब दोनों को समझ आ रहा है, बाइलिंगुअल मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हरिप्रसाद चौरसिया जी, ये पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए हरिप्रसाद चौरसिया किससे एसोसिएटेड हैं, तो ये एसोसिएटेड हैं बांसुरी से, बांसुरी, है ना, इससे एसोसिएटेड है। और किस घराना से हैं ये, सैन्य घराना से, सैन्य घराना। दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये। और जो यशराज है, यशराज फिल्म, देखिए इनका कोई क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है। तो भीमसेन जोशी जी ये ज़्यादा फेमस हैं, तो ये किस घराना से हैं, तो ये किराना घराना से हैं, किराना घराना। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड हैं दोनों, हरिप्रसाद चौरसिया जी भी हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक, और ये भीमसेन जोशी भी हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड हैं। और किराना घराना और ये सैन्य घराना, नाम ध्यान रखना है आपको दोनों का। ठीक है, ये पूछा हुआ है पिछली शिफ्टों में, कई में एमटीएस में भी आए हुए हैं ये क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया का भी और भीमसेन जोशी का भी, इवन उसमें आरपीएफ के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं ये। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी, तो इनका संबंध है बाल जो है मुरलीधरन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ईयर वॉज द टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्टेड बाई भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो सोचिए आप एक बार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, तो कब स्टार्ट किया गया था ये, तो ये स्टार्ट किया गया था 1927 में। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, इनके द्वारा एक और देखिए जो है 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भीमराव अंबेडकर जी ने ही की थी। तो ना ये याद रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है भाई, अंबेडकर जी ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी 1936 में। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 7। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डांसर्स वॉज द फर्स्ट वन फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा टू बी कन्फर्ड द पद्मा विभूषण अवार्ड। तो निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन उड़ीसा राज्य से पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले नर्तक थे, तो आपको बताना है कौन से नर्तक हैं वो। तो सोचिए आप, तो ये है कैलूचरण महापात्रा। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो कैलूचरण महापात्रा, ओडिशी डांस से संबंध है इनका, ओडिशी। ठीक है, ये क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, कैलूचरण महापात्रा, ओडिशी डांस, और ये क्लासिकल डांस है। और पंडित बिरजू महाराज, इनके बारे में देख लेते हैं, तो बड़े फेमस हैं ये। पंडित बिरजू महाराज का संबंध है कथक डांस से, कथक डांस है, यूपी में होता है ये, और क्लासिकल डांस है ये भी। ठीक है भैयाओ, इतना ध्यान रखना है आपको, पीवाईक्यू में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, पंडित बिरजू महाराज एसोसिएटेड विद, तो कथक डांस से संबंध है इनका, क्लासिकल डांस है। ठीक है, और गुरु बिपिन सिंह, तो इनका संबंध है किससे, मणिपुरी डांस से, मणिपुरी। तो ये भी कौन सा डांस है, मणिपुरी, तो ये भी क्लासिकल डांस है। अब क्लासिकल डांस कितने हैं, तो क्लासिकल डांस हैं 8, और 9th वाले का भी स्टेटस दिया है कल्चरल मिनिस्ट्री ने, कल्चरल मिनिस्ट्री ने, छऊ डांस है जो मिनिस्ट्री। ठीक है भैया, तो ये कल्चरल मिनिस्ट्री ने 9th वाला जो डांस है छऊ डांस, छऊ डांस ये होता है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और झारखंड में, उड़ीसा और झारखंड, झारखंड। इतना आपको ध्यान रखना है। जो छऊ डांस है इसका जो स्टेटस दिया है क्लासिकल जो डांस का, वो दिया है किसने, कल्चरल मिनिस्ट्री ने। बाकी 8 जो हैं क्लासिकल डांस हैं, एक बार मैं बता देता हूँ। और ये देखिए फ्यूजन है, फ्यूजन डांस से एसोसिएटेड हैं ये, मिक्स डांस करते हैं ये उदय शंकर जी। तो अब मैं एक बार बता देता हूँ आपको, देखो जो क्लासिकल डांस है उनके बारे में। क्लासिकल डांस हैं जो 8 क्लासिकल डांस हैं, बट अब 9 हो गए हैं छऊ डांस को इंक्लूड करके। जो क्लासिकल डांस का स्टेटस है वो कौन देता है, संगीत नाटक अकादमी, फुल फॉर्म आप
देखियो मैं जो बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान भी दें, और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं संगीत नाटक अकादमी। तो संगीत नाटक अकादमी जो क्लासिकल डांस का स्टेटस देती है, कब बनी थी ये? 1953 में फाउंडेड एस्टेब्लिश्ड हुई थी। उसके अलावा अब देखिए जो हमारे क्लासिकल डांस हैं वो कौन कौन से हैं। देखो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ पे होता है? तो ये होता है तमिलनाडु में, क्लासिकल डांस है। और जो यहाँ पे केरला में है, केरला में कौन सा है? कथकली, कथकली। और कौन सा है दूसरा बताइए आप? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। और देखिए कच्ची पूड़ी कहाँ का है? कच्ची पूड़ी, तो कच्ची पूड़ी है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, उसके अलावा अब बताइए कौन सा रह गया? तो ये कथक, कथक है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उसके अलावा जो है ओडिशी, उड़ीसी है उसका क्या नाम है? उड़ीसा का। उसके अलावा है मणिपुरी, मणिपुरी, तो ये है मणिपुर का। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। एक है सतरिया डांस, सतरिया, तो सतरिया डांस कहाँ का है? ये है आसाम का। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इन डांस के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। संकल्प गुप्ता इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? तो संकल्प गुप्ता निम्नलिखित में से किस घटना से जुड़े हुए हैं? तो ये आपको बताना है संकल्प गुप्ता का एसोसिएशन किससे है। तो ये बताइए, आप सोचिए एक बार, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो ये है चेस से। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, शतरंज से एसोसिएटेड हैं ये। तो अभी देखिए वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं शतरंज के डी गुकेश। तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु। इनका नाम, स्टेट का नाम ध्यान रखना है, पूछ लेता है एसएससी। और अभी वर्ल्ड चैम्पियन जो बने हैं वो हैं डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश। सबसे कम उम्र के बने हैं वो, 18 ईयर्स है इनकी एज। ठीक है, सबसे कम उम्र के जो हैं वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं, तो ये तमिलनाडु से हैं। और संकल्प गुप्ता का संबंध है चेस से, और ये डीकू केस भी शतरंज से ही एसोसिएटेड है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वेयर वॉज द 1912 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बिहार? तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? कौन सी जगह हुआ था? तो वो हुआ था बांकीपुर में। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, बांकीपुर। अब देखिए इस सेशन को जो हेड किया था, किसने किया था? इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे राव बहादुर रघुनाथ नरसिन्हा मधुओलकर। तो ये था राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। इस बार सेशन पूछ लिया है कहाँ पे हुआ था, प्रेसिडेंट भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट आईएनसी के जो इम्पोर्टेंट सेशन है, तो आप मुझे बताएंगे। एक लाहौर का सेशन हुआ था, देखो मैं आपसे पूछता हूँ, चलो आप बताओ कितना आपने प्रिपरेशन करी है पॉलिटी की। तो एक आईएनसी का सेशन हुआ था, है ना, 1929 में लाहौर में। बड़ा फेमस सेशन हुआ था ये। तो इसको आपको बताना है किसने प्रिसाइड किया था, प्रिसाइडेड बाय। तो 1929 का जो सेशन हुआ था लाहौर में हुआ था, इतना मैंने आपको बता दिया है। तो किसने प्रिसाइड किया था ये? ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हारमोनियम प्लेयर तुलसीदास बोरकर वॉज अवार्डेड विद द इन 2016। तो हारमोनियम वादक तुलसीदास बोरकर को 2016 में किस से सम्मानित किया गया था? तो आपको बताना है। हारमोनियम प्लेयर तुलसीदास बोरकर वॉज अवार्डेड विद विच अवार्ड इन 2016? तो 2016 में किस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था? तो वो मिला था इन्हें पद्मश्री, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पद्मा अवार्ड्स के बारे में मैंने काफ़ी बता दिया है, और आई थिंक हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनमें एक आध 15 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ, अगर आप नए जुड़ रहे हैं मेरे से, अब पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है, मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा है पद्मा अवार्ड्स का। तो भारत रत्न है जो, वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं इंडिया के। उसके बाद आते हैं पद्म विभूषण। देखिए क्रोनोलॉजी पूछी जा चुकी है ये एग्ज़ाम में।
उसके बाद आते हैं पद्म भूषण, ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं पद्म श्री। तो ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। सबसे पहले हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है कंट्री का वो भारत रत्न है, उनके बाद सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो वो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और जो पद्मा अवार्ड्स हैं 2024 के वो कितने हैं, तो 132 पद्मा अवार्ड्स मिले हैं और 5 भारत रत्न मिले हैं। तो आप मुझे बताएंगे तो किस किस को भारत रत्न अवार्ड मिला है 2024 में, ठीक है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। काफ़ी टाइम मैंने बता दिया है, ये इतनी बार रिपीट कर दिया है पद्म विभूषण और भारत रत्न के बारे में। तो आप कमेंट सेक्शन में भारत रत्न के बारे में लिखेंगे कि वो 5 पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। अब पता है या नहीं पता है वो मुझे नहीं पता तुम्हें, पर लिखना है तुम्हें कमेंट सेक्शन में कितने, एक आता है, 2 आता है, 3 आते हैं, 4 आते हैं, जितने भी आते हैं लिखो। लिखने से आपकी मेमोरी और शार्प होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है भाई। और पद्म विभूषण भी लिख डालो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 10 पर्सनैलिटीज़ के नाम है तो ये 10 के 10 लिख डालो, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो मेरे लेक्चर्स देखो, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं, पिछले जो लेक्चर्स हैं, क्लासेस हैं, उन्हें देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ओशन इज एनसर्कलिंग द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवार्ड ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो देखिए इसमें पूछा है कौन सा जो महासागर है अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है और उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे देखो ऐसे हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है, ये देखिए यहाँ पे है अंटार्कटिक जो आइलैंड है, कॉन्टिनेंट है, आइलैंड नहीं है, कॉन्टिनेंट है भाई, ठीक है, महाद्वीप है ये अंटार्कटिका, ठीक है। और इधर पड़ता है आर्कटिक, आर्कटिक। तो यहाँ पे जो सी है ये देखिए यहाँ पे है इक्वेटर, इक्वेटर, इक्वेटर। तो इक्वेटर होता है 0 डिग्री पर और इसके नीचे होता है साउथ और इसके ऊपर होता है नॉर्थ। तो ये कह रहा है 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश, तो मतलब कि साउथ लैटिट्यूड, तो ये साउथ लैटिट्यूड ही तो आएगा इसके नीचे। और 60 ये रहा है ना 60। तो यहाँ पे जो सी के बारे में पूछ रहा है, ओशन के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा ओशन है यहाँ पे जो इसे घेरता है चारों तरफ से, तो वो है एनसर्कलिंग करता है, तो वो है दक्षिणी महासागर। तो प्रशांत महासागर तो भाई ऊपर से नीचे तक ऐसे फैला हुआ है ना, ऐसे, ठीक है। तो इंडियन ओशन इंडिया के जो नीचे वाला पार्ट है उसमें है, और अटलांटिक ओशन इधर है। इधर आप देखेंगे क्या नाम है, जब यूएसए और जो यूरोपियन और अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उनके बीच में जो पड़ता है ये अटलांटिक ओशन है। और जो इधर है एशियन कॉन्टिनेंट है ना, एशियन और इधर यूएसए के बीच में जो पड़ता है ये है पैसिफिक ओशन। तो ये नहीं हो सकता, तो एक ही है साउदर्न ओशन दक्षिण महासागर जो अंटार्कटिका को घेरता है और 60 डिग्री लैटिट्यूड पर है, इंडियन ओशन के नीचे है ये, ठीक है भाई। इतना आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। एक बार और बता देता हूँ, देखो यहाँ पे है अंटार्कटिक जो महाद्वीप है, इधर आर्कटिक सर्कल है, इसके नीचे जो 60 डिग्री में पड़ता है, यहाँ 0 डिग्री इक्वेटर है मान लो, है ना। तो इस पे जो 60 डिग्री साउथ में पड़ेगा नॉर्थ की तरफ, मतलब इधर की तरफ, तो इसको जो घेरता है वो सी है यहाँ पे, इस सी का नाम है साउदर्न ओशन। इतना आपको ध्यान रखना है, बस इंडियन ओशन के नीचे ही है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, दक्षिण महासागर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच आर्टिकल मेंशंस द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तो कौन सा आर्टिकल है वो जिसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में दे रखा है। तो आर्टिकल ये सबको पता होगा, आर्टिकल 148 है, 148 से लेके और 151 तक है, जो कैग के आर्टिकल हैं, CAG बोलते हैं इसे, CAG। तो कैग कैग ऐसे बोलते हैं इसे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। तो आर्टिकल 148 इससे एसोसिएटेड है, और आर्टिकल जो 154 है ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये गवर्नर से एसोसिएटेड है। गवर्नर के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं स्टेट की, एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होती हैं स्टेट की, वो किस में वेस्टेड होती हैं, तो वेस्टेड इन गवर्नर, ठीक है भाई। तो गवर्नर के पास होती हैं
और 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट। मेरी बातों पे ध्यान दें आप, है ना। लिख तो आप खुद भी लेंगे मेरे साथ साथ, यहाँ पे लिखने पे ज़्यादा ध्यान मत दें, ये जो मैं लिख रहा हूँ उस पे ध्यान दें जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो आर्टिकल 155 जो है अपॉइंटमेंट है गवर्नर की, जो प्रेसिडेंट करते हैं। बाकी 154 जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किस में वेस्टेड होती हैं, तो गवर्नर के पास होती हैं वो। और आर्टिकल 156 तो इसमें क्या है, तो इसमें देखिए जो गवर्नर का जो टेन्योर है, जो गवर्नर का टेन्योर है तो वो कितना है, 5 ईयर का है। तो 156 157 में क्या है, तो उसके उसके बारे में दे रखा है जो क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशंस दे रखे हैं गवर्नर की। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, और 35 ईयर्स के होने चाहिए। उसके अलावा 158 में क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है देखिए 158 में मेंबर जो है गवर्नर मेंबर नहीं होने चाहिए किसी के भी, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं होने चाहिए, और लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी असेंबली लोकसभा जो है देखिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक होता है ऊपर जो लोकसभा होती है, उसके मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने चाहिए। और 159 एसोसिएटेड है ओथ से, ओथ ऑफ गवर्नर, ठीक है। गवर्नर से रिलेटेड मैंने आर्टिकल्स आपको बता दिए हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी 136 इसमें देखिए जो है सुप्रीम कोर्ट से एसोसिएटेड है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, तो इसमें PIL स्पेशल लीव पिटिशन के लिए है, ये स्पेशल लीव पिटिशन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बंदा जा सकता है स्पेशल लीव पिटिशन के, ये डिस्क्रिशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स होते हैं वो कितने से कितने तक हैं, तो 124 से लेके 147 तक तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हैं। और ये कितने में आता है, तो पार्ट 5 में आता है ये, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है, कैग भी पार्ट 5 में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है ये, ठीक है। और जो ये वाले हैं तो ये यहाँ से 152 से स्टार्ट हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, स्टेट के आर्टिकल्स 152 से, और पार्ट 6 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है भाई। इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। यहाँ पे मैंने जो आर्टिकल बताए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं गवर्नर से रिलेटेड। 155 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉइंटमेंट पूछ लेता है कई बार गवर्नर की, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर, उसका जो आर्टिकल था वो मैंने बता दिया है, ऑप्शन कौन सा था, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर था इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 13, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप इन मई 2022। तो मई 2022 में जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय हैं, तो आपको बताना है कौन है वो पहले भारतीय। तो ये हैं ऑप्शन 4 हर्षदा शरद गरुड़, तो ये आपको ध्यान रखना है। मीराबाई चानू भी वेट लिफ्टिंग से हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। हर्षदा शरद गरुड़, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं भाई, याद ही करना है ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द रियल नेम ऑफ बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वॉज। तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम था। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है, इसमें सारे SSC CGL के क्वेश्चंस हैं। कभी आप सोचे मैंने अपनी तरफ से लिया, नहीं। जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2024 में वो ही क्वेश्चन है। 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, 900 टोटल क्वेश्चन है आपके, एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 900 के 900 की सीरीज चल रही है हमारी ये। आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सर अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, बस वो जो PYQ है, क्योंकि PYQ की सीरीज़ है, PYQ का मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ, और PYQ में आपको मास्टर बनना है बस, ठीक है। रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है SSC में, ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो इनका नाम क्या था बाबर का, तो मुग़ल डायनेस्टी के फाउंडर थे ये, तो इनका नाम था जरीउद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर।
तो देखिए इब्राहिम लोदी था, और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था पानीपत का पहला 1526 में। तो 1526 में जो पहला युद्ध हुआ था पानीपत का, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो तभी यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य, जो मुग़ल डायनेस्टी है, उसकी स्थापना करी थी बाबर ने। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। और लोधी जो डायनेस्टी थी, इसका जो फाउंडर था वो था बहलोल लोधी। पूछ लिया है ये क्वेश्चन, बहलोल लोधी। और दिल्ली सल्तनत पे एसएससी वालों का थोड़ा फोकस है, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। देखो, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके और 1526 तक थी। ठीक है, इसमें अलग अलग डायनेस्टी आई थी। तो एक थी मामलुक डायनेस्टी। मामलुक, इसे हिंदी में लिख सकते हैं भाई हिंदी वालों, बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही है। तो मामलुक डायनेस्टी बोल सकते हैं, या फिर स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो था 1206 से लेके 1290 तक। तो इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये नाम ध्यान रखना है। बलबन इसी डायनेस्टी का था, मामलुक डायनेस्टी का, स्लेव डायनेस्टी का। कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर था। ठीक है, बलबन इल्तुतमिश इसी डायनेस्टी का था। रजिया सुल्तान, क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो इसी डायनेस्टी की थी वो, मामलुक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद जो डायनेस्टी आई थी वो थी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी, तो खिलजी डायनेस्टी का जो कार्यकाल था वो था 1290 से लेके 1320 तक। ठीक है, और फिर इसके बाद आई थी जो तुगलक डायनेस्टी। तुगलक तुगलक डायनेस्टी, तो तुगलक डायनेस्टी थी 1320 से लेके 1414 तक। ठीक है, इसके बाद जो आया था, फिर आए थे सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी, तो ये था 1414 से लेके और 1451 तक। और फिर इसके बाद आया था, जो सैयद डायनेस्टी के बाद आई थी, लोधी डायनेस्टी। लोधी, तो लोधी कब से कब तक थे? तो 1451 से लेके और 1526 तक। इब्राहिम लोदी जो था लास्ट रूलर था इसका, जिसका बाबर के साथ युद्ध हुआ था। और अगर हम बात करें मुग़ल एम्पायर की, तो मुग़ल को आप कैसे याद रख सकते हैं? भाजसा से याद रख सकते हैं। भाजसा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे। और 1707 में ख़त्म हो गया था इनका एम्पायर। ठीक है, फिर इनके वीक सक्सेसर बच गए थे। वीक जो सक्सेसर थे इनके बाद, औरंगजेब के बाद लास्ट रूलर था औरंगजेब मुग़ल एम्पायर का। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है भाई, इसका नाम वैसे कम ही पूछता है ये, चलो पूछ लिया है इन्होंने, फिर भी आगे वाले एग्जाम्स के लिए हम याद रखेंगे इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन जो कह रहा है, देखो, अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ पैसेंजर्स ट्रैफिक इज कैरिड बाय रोड्स इन इंडिया। तो भारत में लगभग कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़कों द्वारा वहन किया जाता है? तो कितने परसेंट जो पैसेंजर हैं, वो ट्रैफिक जो होता है वो रोड्स से होता है, जो सड़कों से होता है वो कितना होता है, तो वो आपको बताना है। जो पैसेंजर पैसेंजर ट्रैफिक है, तो वो है 87%। सबसे ज़्यादा भाई इंडिया में ट्रैफिक जो होता है पैसेंजर्स का, वो रोड्स के द्वारा होता है। इसमें से 60 to 70% तो फ्राइट जो है, इसमें जो गुड्स जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 87%। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। पैसेंजर ट्रैफिक इज़ कैरिड बाय रोड्स इन इंडिया। तो रोड से सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो जाता है 87%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। याद रखना है, ये नेक्स्ट एग्जाम के कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है तो पूछ सकते हैं, उसमें ये रिपीटिशन हो सकता है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 16। रुद्राक्ष पाटिल इज एसोसिएटेड विद। तो रुद्राक्ष पाटिल किससे जुड़े हुए हैं? तो इसमें खेल का नाम पूछा है, तो स्पोर्ट्स पर्सन, और उसका जो है भाई खेल ध्यान रखें किससे एसोसिएटेड है वो, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी। तो इसका जो संबंध है वो है शूटिंग से। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। शूटिंग से इनका जो है संबंध है। आप मुझे बताएंगे डी गुकेश का संबंध किससे है? और मीराबाई चानू और साक्षी मलिक
तो इनका संबंध किस खेल से है साक्षी मलिक का, और मीराबाई चानू किससे एसोसिएटेड है, डी गुकेश किससे एसोसिएटेड हैं, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिखकर। ये आपका काम है और पार्टिसिपेशन करना है भैया आपको, ठीक है। आंसर ज़रूर देना है इसका कमेंट सेक्शन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इंक्लूडेड द फैमिली ऑफ टर्टल। तो निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है। तो जो टर्टल्स होते हैं किस फैमिली से एसोसिएटेड हैं, तो वो हैं रेप्टिलिया। तो सरीसृप से एसोसिएटेड हैं ये, ठीक है भाई। एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी और अर्थ पर रह सकते हैं, कॉन्टिनेंट पर रह सकते हैं, ठीक है, पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक एम्फीबियंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। जो ये है टर्टल्स किस फैमिली में आते हैं, तो ये आते हैं रेप्टिलिया में, सरीसृप वाली जो है कैटेगरी में आते हैं, कछुआ जो होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 18। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2001, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन रीजन दैट इंडियन मैन माइग्रेट। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है कि भारतीय पुरुष प्रवास करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है कि भारतीय पुरुष प्रवास करते हैं। तो ये जो कारण दे रखे हैं, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन किसकी वजह से हुआ है, जो मैन का हुआ है 2001 की जनगणना के अनुसार, तो वो हुआ है, देखिए, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट की वजह से, ठीक है भाई। तो एजुकेशन की वजह से तो इतना जो है माइग्रेशन होता नहीं है। तो मैरिज की वजह से देखो, मेंस का थोड़ी ना होगा, वुमेन्स का होता है मैरिज की वजह से जो होता है। तो बिजनेसेस की वजह से तो नहीं, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट की वजह से, सबसे ज़्यादा काम और रोज़गार की वजह से जो मेंस का जो है माइग्रेशन हुआ है एक जगह से दूसरी जगह 2001 की जनगणना के अनुसार, तो वो वर्क और एम्प्लॉयमेंट से ही हुआ है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव एनेक्टेड द कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021 2021 in July August 2021 to regulate slaughter and transport of cattle, and proposed an amendment in December 2021 to allow inter-district transportation of cattle for agriculture and animal husbandry except in districts sharing international border। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने मवेशियों के वध और परिवहन को विनियमित करने के लिए जुलाई अगस्त 2021 में मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 को अधिनियमित किया है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जिलों को छोड़कर कृषि और पशुपालन के लिए मवेशियों के अंतर जिला परिवहन की अनुमति देने के लिए दिसंबर 2021 में एक संशोधन प्रस्तावित किया है। तो वो किसने किया है, जो मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 है, तो वो किया है आसाम ने। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, आसाम। तो इस वाले बिल का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें पूछ सकता है आपसे, ठीक है भाई। तो नामधापा एक नेशनल पार्क है, आप मुझे बताएंगे। नामधापा एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, तो ये किस स्टेट में है, इन्हीं चारों में से आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फाउंड इन स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा में किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। तो इसमें जो मिलते हैं वो तो अपना क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। विच टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फाउंड इन स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा में किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के युग्मक मिलते हैं इसमें, तो इसमें मिलते हैं ईसोगेमस एंड नॉन फ्लैगलेट्स। तो आइसोगेमस और गैर ध्वजांकित जो है गैमेट्स पाए जाते हैं इसमें स्पायरोगायरा में। तो आपको ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है ये पहले भी। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, इसमें जो युग्मक हैं वो कैसे मिलते हैं।
अब देखिए स्पायरोगायरा इज़ अ टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी होता है ये, याद रखना है, कई बार पूछ लेगा। एसोसिएटेड स्पायरोगायरा एसोसिएटेड विच टाइप ऑफ एल्गी, ठीक है। दैट फॉर्म्स लॉन्ग थिन अनब्रांचड जो है फिलामेंट्स इन फ्रेश वाटर। द सेल्स इन स्पायरोगायरा आर लिंक्ड टुगेदर इन चेन्स विद द सेल्स अरेंज्ड इन लाइन्स टू फॉर्म रिबन लाइक स्ट्रक्चर। तो स्पायरोगायरा का एक प्रकार का हरा शैवाल है जो मीठे पानी में लंबे पतले और बिना शाखाओं वाले तंतुओं का निर्माण करता है। और स्पायरोगायरा में कोशिकाएं जंजीरों में एक साथ जुड़ी होती हैं और जिसमें कोशिकाओं को रिबन जैसी संरचनाएं बनाने के लिए लाइनों में व्यवस्थित किया जाता है। स्पायरोगायरा के बारे में ध्यान रखना है आपको। और ये है एक प्रकार का ग्रीन एल्गी, ठीक है। आइसोगेमस मल्टीसेल्यूलर होता है ये स्पायरोगायरा, और आइसोगेमस नॉन फ्लैगलेट्स है ये, ठीक है, जो इसके गेमेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 21। द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्राइमरली फोकस ऑन विच सेक्टर। तो मेक इन इंडिया पहल मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है। तो देखिए मेक इन इंडिया जो स्कीम आई थी तो ये किस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया इसने, तो मैन्युफैक्चरिंग पे ही फोकस है इसका, विनिर्माण पे, ठीक है, मेक इन इंडिया स्कीम। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। 2014 में ही आई थी ये, 2014 में, 2014 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है थोड़ा सा, तो कब आई थी, तो आपसे ईयर भी पूछ लेगा। तो मेक इन इंडिया आई थी 2014 में, मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो इसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग में है प्राइमरली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेक इन इंडिया से ही आप समझ जाएंगे। देखो मेक इन इंडिया स्कीम काफ़ी न्यूज़ में थी, है ना, अभी भी है। तो मेक इन इंडिया से, मेक मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मेक से मैन्युफैक्चरिंग आप याद रख सकते हैं, विनिर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पे ध्यान देना है, वन ऑफ द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अशोकास धम्मा। तो अशोकास धम्मा के जो निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के धम्म के मूल गुणों में से एक नहीं था। तो देखिए अशोक के जो धम्म थे उनमें से एक एट्रीब्यूट नहीं है इनमें, तो कौन सा है वो, तो आपको बताना है। देखिए अहिंसा, हाँ बिल्कुल सही है, उसके धम्मा में थी ये। सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, तो किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करना, तो वो भी इनका था। बाकी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, हाँ ये तो था ही उनका। तो थ्रो धम्मा पॉलिसी, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन करना, और सेलिब्रेसी नहीं था। बाकी और तीनों थे, अहिंसा, सेक्युलरिज्म और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। धम्मा पॉलिसी थी जो उनकी, तो सेलिब्रेसी नहीं था, तो यही नॉट पूछा है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो इतना आपको ध्यान रखना है, अशोका की जो धम्मा पॉलिसी थी, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 23। तो एन रंगास्वामी sworn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुदुचेरी इन मई 2021, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्टी ही फॉर्म्ड। तो एन रंगास्वामी ने मई 2021 में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, उन्होंने जो पार्टी बनाई उसका नाम क्या है। तो क्या है उनकी पार्टी का नाम, तो वो है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। तो कांग्रेस से अलग हुई थी वो, इंडियन नेशनल कांग्रेस से 2011 में बनी थी ये पार्टी, अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस, ठीक है भाई। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 24। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखना है, अलर्ट हो जाना है। पेयर रिगार्डिंग द मोशन एंड देयर एग्जाम्पल्स। तो गति और उनके उदाहरणों के बारे में गलत जोड़ों की पहचान करिए। तो गलत जोड़ी कौन सी है इसमें से, तो ट्रांसलेटरी जो मोशन होता है, अनुवादक जो गति होती है, अ बाल फॉलिंग फ्रॉम द क्लिफ, तो चट्टान से गिरने वाली गेंद, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, अनुवादक मोशन। उसके बाद अलावा जो पीरियडिक मोशन होता है, हैंड्स ऑफ द क्लॉक, जो क्लॉक की गति होती है, ऐसे पीरियोडिक मोशन ही होगा ये, कुछ पीरियड बाद फिर रिपीट होगा। तो हैंड्स ऑफ द क्लॉक जो होते हैं वो आवधिक मोशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऑसिलेटरी मोशन है, तो अर्थ मूविंग अराउंड द सन, नो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन तो ऐसे टू एंड फ्रो होता है भाई, ऐसे जो वो ऐसे ऐसे पेंडुलम जो होता है वो ऑसिलेटरी मोशन करता है, ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं। यहाँ पे इसके साथ एक पेंडुलम कनेक्ट होता है, ठीक है, टू एंड फ्रो मूव करता है, टू एंड फ्रो, तो ये होता है ऑसिलेटरी मोशन। तो अर्थ जो मूव करती है वो ऑसिलेटरी मोशन में नहीं करती है, वो रोटेटरी मोशन में करती है, इलेप्टिकल पाथ में मूव करती है सन के, है ना, या सर्कुलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं उसे, और पीरियोडिक मोशन भी बोल सकते हैं, और रोटेरी मोशन भी बोल सकते हैं जो अर्थ मूव करती है। तो इसका ऑप्शन थर्ड ही है,
दोलन गति, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो दोलन गति नहीं होती है वो। ठीक है भाई। तो ये होती है रोटेटरी मोशन भी हो सकता है, और पीरियोडिक आवधिक मोशन भी हो सकता है, जो ये अर्थ घूमती है सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी जो चक्कर लगाती है। ठीक है। तो यही है इसका आंसर, ऑप्शन थर्ड। रोटेटरी मोशन देखिए, ब्लेड्स ऑफ एन फैन, तो रोटेटरी मोशन होता है जो पंखे के ब्लेड्स होते हैं उनमें। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, ये ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो गलत पूछा है, गलत तो ये है ही थर्ड वाला। तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं अपना, ऑप्शन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन आयरन एंड वाटर रिएक्ट्स, जब लोहा और पानी अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। देखो, नॉर्मली कंडीशन में पानी वैसे रिएक्ट नहीं करता है आयरन के साथ, बट जो स्टीम होती है वो आयरन के साथ रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, हाइड्रोजन गैस का। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं हमारे। ठीक है भाई। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले जो क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देने हैं आपको, और जो आंसर्स हैं, कितने ऑप्शंस आपके सही गए हैं 25 में से, कितने क्वेश्चंस आपने सही करे हैं, जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने आंसर्स ज़रूर दें कि कितने नंबर्स आपने सही किए हैं। और क्लासेस कैसी लगी हैं आपकी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए भाई, दोस्तों के साथ। ठीक है, भूलना नहीं है, आग लगा दो बिल्कुल। PYQ तो हम छोड़ेंगे नहीं, PYQ को बिल्कुल ऐसे अपनी मुट्ठी में रखेंगे बंद करके। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है, एक भी PYQ नहीं छोड़ना। 900 के 900 करेंगे। इसके बाद CHSL, MTS, RPF, SI और जितने भी एग्ज़ाम होंगे सबके हम PYQ करेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना PYQ का। तो PYQ की आपकी टेंशन जीरो है, बिल्कुल कोई किताब नहीं खरीदनी PYQ की। ठीक है भाई। और बिल्कुल आग लगा देंगे हम PYQ में। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फैला दीजिए इसको आग की तरह बिल्कुल अब। ठीक है, चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अब कल हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी। ठीक है, रेगुलरली क्लास आएगी, एक भी दिन हम मिस नहीं करेंगे। क्लास हमारी डेली रहेगी भाई, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, क्लास बंद नहीं होगी। PYQ आपके कंप्लीट होके रहेंगे। ठीक है भैया। आओ। तो जितने एफर्ट मैं लगा रहा हूँ, इतने एफर्ट ही आपको चैनल को आग की तरह फैलाना है बिल्कुल। ठीक है। और अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देने हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। और चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए भाई। गुड बाय, जय हिंद।